देखिए, हाल में ही तृणमूल कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन सागरिका घोष जी ने ये कहा था बंगाल के बारे में। There is a Bengal model of women's empowerment that should be emulated across India. Calcutta, the safest city for women 3 years in a row. तो जरा देखते हैं कि इस सेफ शहर और सेफ स्टेट की क्या हालत है। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से निकल गया। Her voice should not be smothered like this. She was in her own hospital on being on duty. कोई लड़की अपने अगर वर्क प्लेस में सेफ नहीं है तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम कैसे आगे कुछ ट्रीट करें। और इस सेफ शहर और स्टेट में सिर्फ यही वाकया नहीं हुआ है, संदेश खली भी याद कीजिए। जो हमें उठा के पीटता था, मारता था, जो लड़कियों को उठा के ले जाता था, वो मान सम्मान वापस कर सकता है क्या? और बार बार जब भी यहाँ पर इलेक्शन होते हैं तो इस इलेक्शन के बाद हमेशा वायलेंस होती है और औरतों पर अटैक्स होते हैं। Several intervention pleas have now been moved by women who were allegedly attacked by groups of TMC workers and মানে অত্যাচার করা সেই হ্যাঁ 4 তারিখ থেকে আমি বাইরে ছাড়া এবং আমার और ममता दीदी का ट्रैक रिकॉर्ड है हर एक वायलेंट इंसिडेंट के लिए या तो विक्टिम को या दूसरों को ब्लेम करना। People in power should be acting in a more responsible way, ma'am. I must tell you, you are a CPM cadre. आज 12 साल के बाद एक ऐसा केस हुआ है वेस्ट बंगाल में जिसमें फिर निर्भया की याद आ गई है। और अनफॉर्चुनेटली इस वीडियो में हमें सिर्फ उस बेचारी लड़की और उसकी फैमिली के लिए ही नहीं, लेकिन हमारे देश के सबसे बड़े फेमिनिस्ट की बात भी करनी पड़ेगी, जिनकी फेमिनिज्म जियो रिस्ट्रिक्टेड है। जैसे यूट्यूब वीडियोस कंट्री के हिसाब से अवेलेबल या ब्लॉक हो जाते हैं, उसी तरह इन लोगों की फेमिनिज्म बीजेपी स्टेट्स में फुल सिग्नल के साथ काम करती है, लेकिन नॉन बीजेपी स्टेट्स में रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। हिंदू परपेट्रेटर्स पर फुल सिग्नल, लेकिन नॉन हिंदू क्रिमिनल्स पर लॉक हो जाती है। आज हम डिटेल में इस हॉरिफिक केस के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि क्यों शायद इस बेचारी विक्टिम को और इस देश को बेहतर फेमिनिस्ट की जरूरत है। हेलो श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकुलर प्रणाम। तो देखिए, मोमिता देबनाथ नाम की एक डॉक्टर हैं जो आरजी मेडिकल कॉलेज में काम करती थी। उनका हाल में ही बेहद ही हॉरिफिक तरीके से असॉल्ट और मर्डर किया गया। ये एक सेमिनार के बाद अपने रूम में आराम करने के लिए गई हुई थी और अनफॉर्चुनेटली फिर सुबह सिर्फ उनकी लाश मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उनके साथ बहुत ब्रूटल तरीके से असॉल्ट किया गया है। इस केस ने सिर्फ कोलकाता को ही नहीं, वेस्ट बंगाल को ही नहीं, पूरे देश को हिलाकर रखा हुआ है। और वेस्ट बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कई आरोप भी लगे हैं कि इस इंसिडेंट के साथ, इस केस के साथ छेड़खानी की जा रही है, इसको दबाने के लिए या कवर अप करने के लिए। जब डॉक्टर देबनाथ की मौत की खबर उनके परिवार तक पहुंची तो उन्हें सिर्फ इतना कहा गया कि उनकी बेटी ने अपनी खुद की जान ले ली है। पेरेंट्स ने हॉस्पिटल अथॉरिटीज को रिक्वेस्ट किया कि वो उन्हें अपनी बेटी का चेहरा कम से कम देखने दें, लेकिन फिर भी उन्हें 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ा अपनी बेटी का शव देखने के लिए। 3 घंटे बाद उनके पिताजी को अंदर जाने दिया गया उनकी बेटी को देखने के लिए, लेकिन सिर्फ तस्वीर लेने की परमिशन दी गई। जब वो बाहर आए तो उन्होंने मीडिया को तस्वीर दिखाई। ऑटोप्सी में इतनी घिनौनी बातें सामने आई हैं कि किसी भी इंसान का दिल दहल जाएगा। डॉक्टर देबनाथ को इतनी बुरी तरह से स्ट्रैंगल किया गया है कि उनकी थायराइड कार्टिलेज तक टूट गई है। उन पर जेनिटल टॉर्चर किया गया है। उनके बेली पर, चेहरे पर, आंखों पर, हाथ पर, बेसिकली बॉडी में हर जगह चोट के निशान हैं। उनके चेहरे को वॉल पर पुश किया गया ताकि वो चिल्ला ना सकें। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी आंख, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। और जैसा कि मैंने कहा, वेस्ट बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन पर आरोप लग रहा है कि सच्चाई को छुपाने के लिए या कवर अप करने के लिए वो एलिजिडली एविडेंस टैंपरिंग कर रहे हैं। ट्यूसडे को वेस्ट बंगाल डॉक्टर्स फोरम ने सीबीआई को एक लेटर सबमिट किया जिसमें यह दावा किया गया कि एविडेंस के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की गई है, क्योंकि जहां पर डॉक्टर देबनाथ का शरीर मिला था वहां कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया था। ऑब्वियसली कई लोग ये भी कह रहे हैं कि क्लियरली डॉक्टर देबनाथ के साथ असॉल्ट हुआ है, उसके बावजूद पुलिस ने उनके पेरेंट्स से ये क्यों कहा कि उन्होंने अपनी जान ले ली है। जब मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से इस इंसिडेंट के बारे में पूछा गया तो वो बेशरम कहता है कि रात में वो लड़की अकेले सेमिनार हॉल के अंदर क्यों गई हुई थी। बेसिकली ये उसको ब्लेम कर रहा है। हरामखोर ने ये वाले जोक को असली बना दिया। देखो यार, क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम सतर्क क्यों नहीं रहते हैं? अब तुम लोग अपनी बॉडी लेके बाहर घूमोगे
तो क्रिमिनल तो काट ही देगा ना। कंचन गुप्ता जो सीनियर एडवाइजर हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के, उन्होंने ये क्लेम किया है कि ममता गवर्नमेंट ने सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय किया है और ये करके वो किसको बचाने की कोशिश कर रही है। वेस्ट बंगाल पुलिस पर भी एलिगेशंस लगाए गए हैं कि उन्होंने पेरेंट्स की प्रेजेंस में विक्टिम की बॉडी को काफी जल्दी क्रीमेट करने की कोशिश की है। कुछ बीजेपी लीडर्स ने कुछ व्हाट्सएप चैट्स लीक किए हैं और ये क्लेम किया है कि कोलकाता का एक टीएमसी एमपी और उसका नेफ्यू उस मेडिकल कॉलेज के एरिया में कोई रैकेट चलाते हैं और ये बीजेपी लीडर्स अलेज कर रहे हैं कि उनका शायद इस केस से कुछ लेना देना है, जिस वजह से ममता गवर्नमेंट इस केस को कवर अप करने की कोशिश कर रही है। और कमाल की बात यह है कि जिस हॉस्पिटल में, जिस सेमिनार हॉल में ये सारा क्राइम हुआ है, उसके आसपास रेनोवेशन का काम अभी भी चल रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है और क्राइम सीन को क्लियरली टैंपर किया जा रहा है। और पुलिस क्या कर रही है जिस समय पर क्राइम सीन के साथ इस तरह से टैंपरिंग हो रही है? जब इंडिपेंडेंस डे के रात को डॉक्टर्स आरजी हॉस्पिटल के बाहर पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे इस मामले की थरो जांच करवाने के लिए, तो सडनली उनके ऊपर किसी मॉब ने अटैक कर दिया। हजारों की संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है और इनका मेन टारगेट है कि जो भी एविडेंस है उसको टैंपर किया जाए और यहाँ का जो लोकल पुलिस है ये कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाया है। ये मॉब ने न सिर्फ इन प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स को अटैक किया है, बट हॉस्पिटल में भी घुसे और उन पे एलिगेशन है कि जहां पर डॉक्टर देबनाथ के साथ हादसा हुआ है उस एरिया में भी तोड़फोड़ की है, अलेजेडली एविडेंस टैंपरिंग की है। और अटैक करने के बाद ये मॉब जितनी जल्दी आई थी उतनी ही जल्दी एक ट्रक में बैठ के भाग भी गई। साले समीर है, हवा का झोंका, इतनी जल्दी आया और इतनी जल्दी निकल भी गए। कौन है ये लोग? इतने ऑर्गेनाइज तरीके से कैसे आए? इतनी लोकलाइज तोड़फोड़ कैसे की एविडेंस के आसपास और फिर इतनी जल्दी भाग कैसे गए? और पुलिस खड़ी तमाशा क्यों देखती रही? और इसलिए कुछ लोग अलेज कर रहे हैं कि शायद ये जो मॉब आए थे वो टीएमसी से जुड़े हुए थे। कोलकाता पुलिस कमिश्नर भी आके बोल रहे हैं कि भैया इतना सब हो गया है, उसके बावजूद कोलकाता पुलिस ने अपना काम बड़े अच्छे से किया है और मीडिया उन पे एक मलिशियस कैंपेन चला रही है। Wrong media campaign, which has been malicious media campaign, which is going as far as Calcutta police is concerned. What has Calcutta police not done? चीचा ये भूल गए हैं कि हाई कोर्ट ने केस पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर किया है, मीडिया ने नहीं करवाया है, ये मोदी ने नहीं करवाया है ये, क्योंकि ये केस कोलकाता पुलिस के बस का नहीं रहा। और फाइनली बहुत पब्लिक प्रेशर और बहुत प्रोटेस्ट के बाद टीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी सी एक्टिव हुई है, जिसके बाद क्राइम सीन के बाद इनको एक ब्लूटूथ डिवाइस मिला, उससे संजय रॉय नाम के एक अक्यूज को पकड़ा गया। वो एक सिविल वॉलंटियर है कोलकाता पुलिस के साथ, बट अपेरेंटली वो एक रैकेट का भी हिस्सा था जो पेशेंट से एडमिशन के लिए पैसे कलेक्ट करता था। इस आदमी की 4 बार शादी भी हो चुकी है और इसकी सारी बीवियों ने अलेज किया है कि इसकी एक डिस्टर्बिंग और वायलेंट स्ट्रीक है। इसकी सारी मैरिजेस अलेजेडली डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से टर्मिनेट हुई थी। तो इसकी हिस्ट्री है औरतों पर फिजिकल अब्यूज करने की। इस आदमी को अपेरेंटली सीसीटीवी फुटेज में भी देखा गया है कि ये सस्पिशियसली सेमिनार हॉल के आसपास घूम रहा था। इसको फ्राइडे की सुबह भी देखा गया था सेमिनार हॉल के पास। पुलिस ने कुछ सस्पेक्ट्स को राउंड अप किया सवाल पूछने के लिए और क्वेश्चनिंग के समय पर उन सबका मोबाइल फोन जब्त किया गया। जब संजय रॉय का मोबाइल फोन निकाला गया तो जो ब्लूटूथ डिवाइस डॉक्टर देबनाथ की बॉडी के पास मिला था उसका फोन उस डिवाइस से कनेक्ट करने लगा। तो पर्याप्त सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होने के बेसिस पर रॉय को अरेस्ट किया गया है। मेडिकल फ्रेटर्निटी के कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें संजय रॉय अकेला इन्वॉल्व नहीं था, बाकी और भी लोग शामिल हैं, क्योंकि विक्टिम की बॉडी से भी मल्टीपल लोगों का डीएनए मिला है। और देखिए, हमारा और आपका इस समय ये गोल है कि वेस्ट बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन पर कॉन्स्टेंटली प्रेशर बना रहे। सभी टीएमसी लीडर्स को सोशल मीडिया पर टैग करके पूछते रहिए कि इस केस का क्या हो रहा है, ताकि डॉक्टर देबनाथ और उनके परिवार को इस घिनौने क्राइम के लिए जल्दी से जल्दी इंसाफ मिल सके। यहाँ हमें देखिए वेस्ट बंगाल की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्राइम वेस्ट बंगाल में हुआ है और अनफॉर्चुनेटली वेस्ट बंगाल में औरतों का अनसेफ होना एक ग्लिच नहीं है, बल्कि एक फीचर है। चाहे कम्युनिस्ट हो या उनके बाद तृणमूल कांग्रेस पार्टी आई हो, पॉलिटिकल वायलेंस में हमेशा औरतों को टारगेट किया गया है। हाल के इंसिडेंट्स भी अगर आप देखें तो पिछले महीने एक शॉकिंग वीडियो सामने आया था जिसमें टीएमसी का एक लोकल लीडर एक कपल को पब्लिकली असॉल्ट कर रहा था। जहां पे वो इंसाफ सभा चला रहा था अपेरेंटली। और जब ये सब हो रहा था तब वेस्ट बंगाल पुलिस खड़े होकर तमाशा देख रही थी। जब ऑपोजिशन ने हल्ला मचाया इसके ऊपर, सोशल मीडिया पर हल्ला हुआ, तब जाकर इस आदमी को गिरफ्तार किया गया। और आप देखिए कि किस तरह से वेस्ट बंगाल के संतरी इनको सलूट मार रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि साला रॉबिन हुड आ रहा हो। तलतला क्लब का इंसिडेंट देख ले, जहां पर टीएमसी एसोसिएट जयंत सिंह एक औरत को असॉल्ट कर रहा था।
माना जाता है कि ये जयंत सिंह टीएमसी एमएलए मदन मित्रा का करीबी है। उसके ऊपर से आपको कुछ महीने पहले संदेश खली का घिनौना केस तो याद होगा ही, जहां पर ईडी की रेड के बाद कई महिलाएं सामने आई और उन्होंने आरोप लगाया शाहजहां शेख नाम के एक तृणमूल कांग्रेस से रिलेटेड लीडर के ऊपर कि वो जोर जबरदस्ती करके संदेश खली के लोगों की जमीन लूट रहा है प्रॉन कल्टीवेशन के लिए, और कई सालों से वो औरतों को टॉर्चर और सेक्सुअली हरास कर रहा है। যেটা এখন দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের মানে সন্দেশকারীতে থাকাটাই খুব রিস্কি হয়ে যাচ্ছে। মহিলারা পুরুষরা তো থাকছেনই না। ভালো ভালো বৌজি কম বয়সী বৌজির সব নাম্বার দিতে হবে, যেতে হবে, কম বয়সী বৌদের সব যেতে হবে ওখানে। ওরা যখন ডাকবে মোটমাট ওদের কাছে গিয়ে থাকতে হবে। শিবু হাজরা নিজে ফোন করবে, ও সাগরাত গুলোকে দিয়েও মাঝে সাঝে ফোন করাতো। কি কাজ রাত 12টার সময় কিসের কাজ শিবু হাজরার? নারীদের উপরে অত্যাচার করতো, মানে ঘরের মেয়েদেরকে টেনে নিয়ে যেত। पुलिस कभी हमारी मदद नहीं करती, पुलिस कभी हमारे साथ नहीं रहती। शिबू हाजरा के साथ ही पुलिस रहती, हमारे हाथ में कुछ नहीं। वो आते थे, हमें अपने साथ ले जाते, कभी भी नहीं जाने पर हमारे पति को पीटते थे। अगर हम नहीं जाते तो वो हमारे पतियों को मारने की धमकी देते। देर रात में पार्टी ऑफिस में आने के लिए बोलता था। हाँ, पार्टी ऑफिस नहीं जाते थे तो बाइक पर ले जाने के लिए लोगों को भेज देते। एक लोकल महिला ने बताया कि टीएमसी के लोग घर घर का सर्वे करते हैं और अगर कोई सुंदर महिला मिले तो उसे उठाकर ले जाते हैं। পার্টির লোকেরা আগে এসে দেখে যাবে যে কোন বাড়ির বউটা দেখতে সুন্দর, কে কম বয়সী। এইবার তার ঘুমকি চলে আসবে, তোমার বাড়ির বউ তুমি ছেড়ে দাও, তুমি স্বামী হতে পারো কিন্তু তোমার কোনো অধিকার নেই। फिर मालदा का केस आपको याद होगा जहां 2 ट्राइबल औरतों को स्ट्रिप करके नंगा परेड करवाया गया था। West Bengal in quick succession, the latest in Malda, where 2 tribal women were reportedly stripped, beaten and paraded on July 19. साउथ बंगाल के नाडिया का केस याद करिए, जिसमें 14 साल की एक लड़की के साथ इतना बुरा कुकर्म किया गया था उसी की बर्थडे पार्टी में। मुजरिम अलेजेडली एक टीएमसी नेता का बेटा था जिसे अरेस्ट किया गया था। बंगाल के पटुलिया में बीजेपी की एक्टिविस्ट की वाइफ के साथ अटैक हुआ था। इतनी बुरी हालत हो रखी है वेस्ट बंगाल में कि 2020 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हिसाब से वेस्ट बंगाल में क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन 2020 में 2019 के मुकाबले 22% बढ़े थे, जबकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में 17% गिरावट हुई है। And the National Crime Records Bureau has listed West Bengal as the state that tops the list for crime against women. But Chief Minister Mamata Banerjee has once again decided to take the ostrich route, rubbishing the data completely. और ऑब्वियसली पोस्ट पोल वायलेंस जो हुआ है 2019 का, 2021 का, 2024 का, उसके बाद भी हमें कितने केसेस देखने को मिले हैं जहां पर औरतों के ऊपर हमला हुआ है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद आप ममता बनर्जी को देखिए कि उनके ऊपर आरोप लगा है कि वो अक्सर औरतों पर हुए अत्याचार के लिए औरतों को ही ब्लेम करती हैं। After the 2012 horrific Suzette Jordan Park Street rape case, she said, oh, women who go clubbing, women who go to discos, women who have multiple partners, women who are prone to whining and dining, if she's been raped, तो कौन सी बड़ी बात है? And these statements are out there in the public domain. Suzette Jordan died heartbroken. ममता बनर्जी की पुलिस इस घटना को दबाने की कोशिश कर रही थी। मीडिया जब शाहजहां शेख को अरेस्ट करने की बात कर रही थी तो उसको अरेस्ट करने के बजाय बंगाल पुलिस जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर रही थी। গ্রেফতার করা হচ্ছে, একজন সাংবাদিককে গ্রেফতার করা হচ্ছে, বা একজন সাংবাদিককে গ্রেফতার করা হচ্ছে সন্দেশখালীতে। ममता बनर्जी कहती हैं कि जो महिलाएं मीडिया के सामने आई शाहजहां शेख के खिलाफ आवाज उठाने के लिए वो बीजेपी के वर्कर्स हैं और उन्हें अरेस्ट करवा देंगे, और विक्टिम के साथ खड़े होने के बजाय वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट शाहजहां शेख को बचाने में लग गई। जो मास्क लगाकर मीडिया से बात कर रहे हैं हम उन पर कार्रवाई करेंगे। ये सब बीजेपी जो है बदनाम करने के लिए कर रही है। आरएसएस का बंकर है संदेश खाली, ममता बनर्जी कह रही हैं। नाडिया केस में वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ने असॉल्ट केस पर ही सवाल खड़ा कर दिया कि ये असॉल्ट था या फिर ये अफेयर कर रही थी 14 साल की लड़की। এই যে তোমরা দেখাচ্ছ বারবার একটা বাচ্চা মেয়ে মারা গেছে নাকি রেপ হয়ে, আপনি রেপ বলবেন না প্রেগনেন্ট বলবেন না লাভ অ্যাফেয়ার্স বলবেন? এটা এনকোয়ারি করেছেন কি? यानी आप 14 साल की एक बच्ची को ब्लेम कर रहे हैं। जब उनसे पूछा जाता है उनके स्टेट में औरतों का बुरा हाल के बारे में तो वो यूपी बिहार पे सवाल खड़ा करने लगती है, जबकि यूपी में तो हमने देखा है कि औरतों के खिलाफ जो वायलेंस है वो गिरा है। जब औरतों के स्टेट के बारे में उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो सवाल पूछने वाले को माओइस्ट बोल के भाग जाती हैं। Ma'am, I'm from Presidency College and you just spoke about goons and how you don't support them. Well, ma'am, the conduct of certain people like Mr. Madan Mitra and Arabul Islam, they have left a bad taste in the mouth for most of us. It has disturbed us, and people in power should be acting in a more responsible way, ma'am. I must tell you, you are a CPM cadre. I am sure they are asking the Maoist question and the CPM question. They are the CPM cadres. I am not going to give any reply.
बेचारी लड़की भी सोच रही होगी गोविंदा की तरह कि यार मैं सीपीएम में भर्ती होगी, मुझे पता भी नहीं चला यार। यही मैडम है जो इलेक्शन के समय पे चंडी पाठ करती हैं। আমি একটা চণ্ডী পাঠ করি। ওং জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্র কালী কপালিনী দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী সাহা সদা নমস্তুতে মধুকৈটব বিদ্রাভ্যি বিধাত্রী বড়দে নমো रूपंग देहि जयंग देहि जशो देहि दिशो जोई। और इलेक्शन के बाद इनके गुंडों के ऊपर आरोप लगता है कि वो औरतों के ऊपर असॉल्ट कर रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वेस्ट बंगाल में डॉक्टर देबनाथ के साथ जो हुआ है वो एक ग्लिच नहीं है, एक फीचर है। अब देखिए यहाँ पर हमारे डेमोक्रेसी के रखवाले और खासकर हमारे देश के फेमिनिस्ट और औरतों के शुभ चिंतकों के बारे में बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस लेवल का उन्होंने खुले में हगा है ना इस केस में और कई केसेस में जो मैं आपको दिखाऊंगा, उस हगने के वजह से हमारे गवर्नमेंट का जो सारा ओपन डेफिकेशन रोकने का प्लान था पूरा चौपट हो गया है। बहुत अतीत में जाने की जरूरत भी नहीं है, रिसेंट इंसिडेंट्स की ही बात करते हैं। कठुआ का एग्जाम्पल ले लीजिए। 2018 में आपको याद होगा कि बहुत ही बुरी तरह से एक घिनौना असॉल्ट और मर्डर हुआ था एक 8 साल की बच्ची का जम्मू के कठुआ में, जिसमें राइटली नेशन वाइड आउटरीच हुआ था। कई फेमिनिस्ट पॉलिटिशियंस और इन्फ्लुएंसर्स ने इसके बारे में वीडियोस बनाए थे, पोस्ट डाले थे, आर्टिकल्स लिखे थे, पोएम्स लिखे थे। और क्योंकि उस समय पर बीजेपी जम्मू एंड कश्मीर में पावर में थी तो उनको बहुत सीवियर क्रिटिसिज्म सहना पड़ा, और सहना भी चाहिए। चाहे दुग्गल साहब हो, चाहे अलग अलग सेलिब्रिटीज हो जिन्होंने प्लैकार्ड्स की बिल्कुल बारात लगा दी थी। सागरिका घोष थी जो कांग्रेस की तारीफ कर रही थी कि भाई उन्होंने कठुआ को पॉलिटिसाइज किया है, करना भी चाहिए। सतीश आचार्य जो एक लेफ्ट लीनिंग कार्टूनिस्ट है, उन्होंने खूब कार्टून बनाए थे इस मुद्दे पर। हाथरस याद कीजिए 2020 में जब एक शेड्यूल कास्ट लड़की का असॉल्ट और मर्डर किया गया था उत्तर प्रदेश में, उसमें भी बीजेपी को राइटली कटघरे में खड़ा किया गया और जस्टिस की मांग की गई। और चाहे आकाश बनर्जी हो, चाहे हमारे दुग्गल सलाहू मुसल्लम हो, चाहे रवीश कुमार हो, चाहे आरफा खानूम जी हो, चाहे चाइना का टॉमी अभिसार शर्मा हो, सबने उसके ऊपर दनादन वीडियोस बनाए थे। महुआ मोइत्रा जी ने तो भाई पूरे भारत को कटघरे में खड़ा कर दिया था, कहा था कि ये तो भाई योगी की गलती है सीधे। उन्नाव का केस याद कीजिए, उसमें तो रवीश कुमार ने पोएम लिख दिया था। बलात्कारी को बचाने के लिए इस बार तरीका बदला है। कठुआ में तिरंगा लेकर निकले थे, उन्नाव में ट्रक लेकर निकले थे। उन्नाव की उस लड़की के लिए वो घायल है। आरफा खानूम ने कितनी जोर से आवाज उठाई थी, दुग्गल साहब ने सारे पॉलिटिशियंस को कटघरे में खड़ा कर दिया था। महुआ मोइत्रा जी ट्वीट पे ट्वीट मारे जा रही थी कि भाई कैसे औरतों को जस्टिस नहीं मिलती है मोदी के भारत में। मणिपुर के केस में देखिए कैसे फूट फूट के लोग रो रहे थे। और चलिए अच्छी बात है, आपने इन केसेस में औरतों के लिए आवाज उठाई, औरतों के लिए जस्टिस को डिमांड किया, इन हॉरिफिक केसेस के बारे में पूरे देश को अवेयर बनाया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखिए यहाँ आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि अब आप देखेंगे कि कैसे इनका फेमिनिज्म जियो रिस्ट्रिक्ट होने वाला है। जब क्राइम होता है बीजेपी रूल स्टेट में तो सही है, लेकिन जब क्राइम हो नॉन बीजेपी रूल स्टेट में, या फिर क्राइम करने वाला किसी स्पेशल कम्युनिटी से आता हो, हिंट ये कम्युनिटी बुद्धिस्ट या जैन कम्युनिटी नहीं है, तो इनका फेमिनिज्म आपके 9 साल पुराने विंडोज कंप्यूटर की तरह क्रैश कर जाता है। ये वैसी ही हिपोक्रेसी है कि जैसे शेडी क्रिप्टो करेंसी प्रमोट करने वाले लोग दूसरों को ऑनेस्टी का ज्ञान पेल रहे हो। अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देना ड्रीम 11 और माई सर्कल 11 जैसी एप्स पर। शुरुआत करते हैं उन्हीं से, हमारे दुग्गल सलाहू मुसल्लम से। जब उत्तर प्रदेश में औरतों के साथ क्राइम हुआ था तो उन्होंने योगी का नाम लेके बार बार योगी को नेम और शेम किया था। लेकिन जब वेस्ट बंगाल का केस हुआ तो उन्होंने ना ममता जी का नाम लिया, ना तृणमूल कांग्रेस का नाम लिया। हाँ भैया, क्योंकि सेल्फ ड्राइविंग कार होती है ना, उसी तरह से बंगाल सेल्फ गवर्निंग स्टेट है। यहाँ कोई पार्टी या कोई गवर्नमेंट थोड़ी चलाती है इसको। सागरिका घोष जो कांग्रेस की तारीफ कर रही थी जब उन्होंने हाथरस को पॉलिटिसाइज किया था, वो आज कह रही है कि देखिए यहाँ पॉलिटिक्स खेलने की जरूरत नहीं है वेस्ट बंगाल के केस में। महुआ मोइत्रा जो मोदी गवर्नमेंट को इतनी गालियां दे रही थी प्रीवियस केसेस में, जिन्होंने मणिपुर के केस में मोदी को गाली दे दे के परेशान कर दिया, लेकिन वेस्ट बंगाल के केस में ये कह रही है कि भाई थॉट्स एंड प्रेयर्स करते हैं, बस है भाईचारा मेंटेन रखें। और जो लोग इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपके स्टेट में चल क्या रहा है, उनको ब्लॉक पे ब्लॉक मारे जा रही हैं। महुआ सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। आरजे साइमा कहती है कि भाई चलिए बहुत बुरी तरह से इस लड़की के साथ असॉल्ट हुआ, लेकिन इसको निर्भया से क्यों कंपेयर कर रहे हैं। और डायरेक्टली ममता, महुआ और तृणमूल कांग्रेस से सवाल करने के बजाय पुलिस सिस्टम, जुडिशरी
आदा एंड लहसुन पे थीसिस लिखी जा रही है मैडम। और जिस तरह की हिपोक्रेसी आपको बंगाल में इस समय पर देखने को मिल रही है, ये पुराने कई केसेस में भी आपको दिखी होगी। जब कठुआ का केस हुआ था तब रवीश कुमार ने कहा था कि वो विक्टिम को और क्रिमिनल्स को नेम और शेम करना चाहते हैं, लेकिन जब 2019 में हैदराबाद में ऐसा केस हुआ था जिसमें कि जो क्रिमिनल्स थे वो एक विशेष समुदाय से थे, तो तब रवीश कुमार ने कहा कि भाई देखिए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं इस तरह के केसेस पे रिपोर्ट करने की, इसलिए उन गाइडलाइंस की वजह से वो विक्टिम्स का और क्रिमिनल्स का नाम नहीं ले सकते। जब आफ्ताब और श्रद्धा का केस हुआ था जिसमें उस बंदे ने एक लड़की को मारकर फ्रिज में डाल दिया था, तो उन्होंने कहा कि भाई इसको कम्युनल एंगल से नहीं देखना चाहिए। लेकिन जब हाथरस का केस हुआ था तो उन्होंने एक नैनो सेकंड के अंदर अंदर ये बोल दिया था कि जितने भी क्रिमिनल्स हैं सब अपर कास्ट के हैं और ये पूरा का पूरा केस कास्ट बेस्ड है। क्या पलटी मारता है यार ये आदमी। 2028 में ना चिच्चा को जिम्नास्टिक्स में भेज देना चाहिए, एक गोल्ड मेडल तो आएगा ना कम से कम अगली बार। संदेश खली को याद करें, जब संदेश खली हुआ था तब यही रवीश कुमार है जिन्होंने कहा था कि भाई संदेश खली तो कोई मुद्दा ही नहीं है, इसको तो मोदी और गोदी मीडिया ने मुद्दा बना रखा है। और संदेश खाली से लेकर तमाम मुद्दों को बड़ा करने में बीजेपी और गोदी मीडिया ने पूरा दम लगा दिया। इन्होंने ये इग्नोर कर दिया कि किस तरह से जो जर्नलिस्ट वहां पर जा रहे थे इस संदेश खली को कवर करने के लिए, उनको ममता बनर्जी की गवर्नमेंट ने हरास किया और अरेस्ट किया है। Enforcement Directorate team has been attacked by TMC goons and the vehicles also have been damaged in West Bengal's North 24 Parganas. Remember, 3 officers have been grievously injured. 3 ED officers have been grievously injured by this mob, and this was not a small mob, viewers. This is a mob of 1 to 2,000. उन्होंने ये नहीं मेंशन किया कि किस तरह से सालों से शेख शाहजहां और उसके टटपुंजिये वहां पर लोगों की जमीन हड़प रहे थे। तृणमूल कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन सागरिका घोष, जो अपने आप को एक क्लासिकल लिबरल बताती हैं, ये क्लासिकल लिबरल मैडम जस्टिफाई कर रही हैं कि भाई वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने सही किया कि रिपोर्टर्स को संदेश खली में जाकर उस मामले पर रिपोर्ट नहीं करने दिया। The 144 section applied to anybody who wanted to go and find out what's happening over there. No, applied to who? Applied to journalists who they were not of Republic TV, who are not journalists. The journalists of Republic TV, according to me, are not journalists. They are propagandists. They spread hate, and they are not fair or accurate. So when a propagandist goes to a particular place and demands the freedoms of the journalist to practice hate and propaganda, he will invite consequences. एक तरफ तो ये अपने आप को क्लासिकल लिबरल बोलती हैं, दूसरी तरफ ये फ्रीडम ऑफ मीडिया को रोक रही हैं, ओपनली ब्रैग भी कर रही हैं उसके बारे में, और फिर पलट के बोलती हैं कि वेस्ट बंगाल इज द सेफेस्ट स्टेट फॉर वुमेन। Calcutta, the safest city for women 3 years in a row. ये तो वही बात हुई कि जर्मनी इन 1939 जूस के लिए सबसे सेफ जगह थी, या फिर कोई बोले कि सलमान खान जब गाड़ी चला रहे हो तो फुटपाथ सबसे सेफ जगह होती है। याद कीजिए कि वेस्ट बंगाल में जब पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था तब कितने रिपोर्ट्स आए थे कि पर्टिकुलरली औरतों को टारगेट करके उनके साथ असॉल्ट और हिंसा की जा रही है। उस समय पर इतने सारे रिपोर्ट्स और वीडियोस आने के बावजूद तृणमूल कांग्रेस के एमपी डेरेक ओब्रायन ने सबको झूठा बोल दिया और उल्टा विक्टिम्स को ब्लेम करने लगे। महुआ मोइत्रा जी, जिनको औरतों की इतनी चिंता है भारत में कि मोदी के राज में औरतें कितनी परेशान है, वो भी ओपनली विक्टिम्स को ब्लेम करने लगी। ये तो वही बात हुई ना कि अचानक से बैटमैन, जिसका काम है गौथम के लोगों को प्रोटेक्ट करना, वो गौथम में घूम घूम के लड़कियां छेड़ने लगे। ये इनका फेमिनिज्म। भैया फेमिनिज्म तो हमें सिखाता है ना कि औरतों को बिलीव करना चाहिए जब उनके ऊपर असॉल्ट होता है। ये नहीं पूछना चाहिए कि भाई तुमने क्या पहन रखा था, इसको विक्टिम ब्लेमिंग कहा जाता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने फेमिनिस्ट इन्फ्लुएंसर्स और मीडिया ने महुआ मोइत्रा को कटघरे में खड़ा किया है कि वो कितनी बुरी तरह से औरतों को अपने ही असॉल्ट के लिए ब्लेम कर रही हैं। उल्टा हमारे कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने उनके साथ इतने सारे सॉफ्ट बॉल इंटरव्यूज कर रखे हैं। अभी हाल में ही बांग्लादेशी हिंदू औरतों के साथ आप देखिए क्या हुआ है, कितने वीडियोस आए हैं कि भाई बांग्लादेशी हिंदू औरतों के ऊपर टारगेटेड अटैक्स हो रहे हैं वहां का तख्ता पलट होने के बाद। लेकिन रवीश कुमार जी ने तो बांग्लादेशी हिंदू औरतों का नाम तक नहीं लिया, उल्टा वो तो दंगाइयों को सपोर्ट कर रहे हैं। ये लूट नहीं है, बल्कि जनता को आज एहसास हो रहा है कि उसे अधिकार और शक्ति मिली है। सो कॉल्ड देशभक्त जी हसीना को डिक्टेटर बता के दंगाइयों को जस्टिफाई कर रहे हैं। शेख हसीना 15 साल बाद राज करने के बाद बांग्लादेश से भागती हैं। उनके ऑफिशियल रेजिडेंस से निकलने के ठीक बाद प्रोटेस्टर्स ने वहां धावा बोल दिया और उनके आलीशान घर को लूट लिया। स्टूडेंट प्रोटेस्ट के चलते एक रंजे हुए डिक्टेटर को क्यों कुर्सी छोड़नी पड़ी और क्यों बांग्लादेश स्टूडेंट्स ने फिर से साबित कर दिया कि तानाशाह चाहे दुनिया भर में कहीं भी हो,
स्टूडेंट से वो इतना क्यों डरते हैं? देश की सबसे बड़ी फेमिनिस्ट आरफा खानम जी ने तो इन सारी बांग्लादेश की हिंदू औरतों के ऊपर हो रही सारी वारदातों को बेसलेस और झूठा बता दिया है। ये भी जा रहा है कि बांग्लादेश के हिंदुओं का क्या होगा, वहाँ के ईसाइयों का क्या होगा। ये सब बेबुनियाद और बेवकूफ बातें हैं। चाहे दुग्गल साहब हो या उनके नए क्रश राहुल गांधी जी हो, उनमें से किसी ने भी हिंदू औरतों के लिए आवाज नहीं उठाई है बांग्लादेश में। राहुल गांधी जी ने तो ट्वीट भी किया था बांग्लादेश के नए मनमोहन सिंह के लिए, लेकिन उस ट्वीट में हिंदुओं को मेंशन तक नहीं किया, ना ही उनके फैन बॉय दुग्गल साहब ने किया है। सेम चीज हुई थी कश्मीरी हिंदुओं के एक्सोडस के रिलेटेड। जब कश्मीर फाइल्स मूवी निकल के आई थी, जिसने कश्मीरी हिंदुओं के दर्द को दिखाया था, कश्मीरी हिंदू औरतों के साथ कितना बुरा सलूक हुआ था उसको दिखाया था, यही इन्फ्लुएंसर्स, यही मीडिया वालों ने कश्मीर की हिंदू औरतों को कितनी बुरी तरह से धोखा दिया था। आप देखिए, Kashmir Files is one of the nonsense films. Shameless international jury spit on them. Mediocre propaganda film that claims to take up an issue that needs to be genuinely dealt with. Kashmir Files has received a lot of criticism. Have you watched that movie? No, I don't watch propaganda films. The Kashmir Files is a movie that weaponizes the pain and suffering of Kashmiri Pandits to create an environment of disaffection against Muslims. हजारों मील दूर राफा पर स्वरा भास्कर की, सोनम कपूर की, करीना कपूर की, हुमा कुरैशी की आंखें गड़ी हुई हैं। आरफा खानूम जी वीडियो पे ले जा रही हैं। रवीश कुमार जी तो सामने से आकर हमास को डिफेंड कर रहे हैं। ज्यादातर देश इजराइल के साथ खड़े हैं, तब भी वह विक्टिम ऑफ विक्टिम है। फिलिस्तीन के साथ कहने भर के लिए भी दुनिया के बड़े देश नहीं खड़े हैं। तो सारे देश मिलकर इंसाफ कर रहे हैं या आतंक का मुकाबला करने के नाम पर आतंक का साथ दे रहे हैं? याद रखिए, ये वही हमास है जिसने अक्टूबर 7 पर कितनी बुरी तरह से औरतों को असॉल्ट किया था। इतनी बुरी तरह से कि न्यूयॉर्क टाइम्स जैसा लेफ्टिस्ट न्यूज़पेपर भी ये एक्नॉलेज कर रहा है कि अक्टूबर 7 के अटैक पर हमास ने बहुत वाइड स्प्रेड तरीके से औरतों को टारगेट किया था। यहाँ तक कि यूएन भी इस बात से अग्री कर रहा है। इसके बावजूद ये लोग हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। कल को क्या पता बांग्लादेश के हिंदू एथनिक क्लेंजिंग को जस्टिफाई कर दे ये बोल के कि भाई इतना छोटा सा देश है, खेती के लिए जमीन चाहिए तो कुछ लोगों को हटाना पड़े, तो क्या गलत कर रहे हैं। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे मुद्दे की बात यह है कि पूरे देश को, पॉलिटिशियंस को और इन्फ्लुएंसर्स को साथ आना चाहिए डॉक्टर देबनाथ की फैमिली को इंसाफ दिलाने के लिए। औरतों का प्रोटेक्शन एक बाईपार्टिजन मैटर होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि भारत को सही मायने में नए फेमिनिस्ट की जरूरत है, क्योंकि भैया ये जो फेमिनिस्ट है ना, इनके लक्षण मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। इनसे ना हो पाएगा। असली फेमिनिस्ट जो होते हैं, जिनको औरतों की एक्चुअली चिंता होती है, वो पॉलिटिकल एफिलिएशन, रिलीजन और रीजन देख के औरतों के लिए आवाज नहीं उठाते। इन घटिया, फर्जी, नकली फेमिनिस्ट को देखकर कसम से महाभारत की याद आ जाती है।